अंजलि एक ग्रेजुएट पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे उसके गरीब माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया था। अंजलि का रंग काला था, इसलिए उसके माता पिता ने उसके पढ़ने पर जोर दिया ताकि उसकी पढ़ाई देखकर ही कोई उससे शादी कर लेगा। बचपन से सभी बच्चे अंजलि को काली काली कहकर चिढ़ाते थे। कोई काला बैंगन तो कोई कल्लो तो कोई काली माता कहता। फिर एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत ही पलट दी। अंजलि कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के घर गई हुई, जहां वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती और खाली वक्त मिलने पर मंदिर भी जाती। उसकी मौसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अखिलेश। अखिलेश अंजलि को लगातार देखता रहता। उसे अंजलि की सादगी भा गई और अब उसने जिद पकड़ ली कि शादी करेगा तो अंजलि से ही करेगा। कुछ दिन बाद अंजलि वापस अपने घर लौट गई। अखिलेश ने अंजलि के बारे में अपनी माँ से बात की। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो कुंवारा रह जाऊंगा। पागल हो गया है तू? तूने उसका रंग देखा था? इस मोहल्ले में आई थी तो सब उसे अमावस का चांद कहते थे, और तू चाहता है कि मैं उसे अपनी बहू बनाकर ले आऊं? भैया, मुझे नहीं पता था आपकी चॉइस इतनी बेकार है, जो वो कल्लू ही आपको पसंद आई। तमीज से बात कर रिया, वो तेरी होने वाली भाभी है, और माँ, शादी तो मेरी उसी से होगी। आखिर में अखिलेश की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अंजलि ब्याह कर अपने ससुराल आ तो गई, लेकिन अब उसकी सास लता और ननद रिया उसे सांस तक नहीं लेने देती। फिर एक रोज, अरे ओ कल्लो, अभी तक बर्तन नहीं धुले तेरे, चल जल्दी से फिर घर की साफ सफाई कर दे, सारा घर फैला पड़ा है। जी माँ जी, अभी करती हूँ। बर्तन धोने के बाद अंजलि घर की साफ सफाई करती है। फिर जैसे ही अपने कमरे में वो आराम करने गई, तभी उसकी सास, अरे वो अंजलि कलूटी कहाँ मर गई? जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, तेरे माँ बाप ने तुझे बस बिस्तर तोड़ना ही सिखाया क्या? चल इधर आ, मेरे पैर की मालिश कर दे, कब से दर्द हो रहा है। अपनी सास के पैरों की मालिश करके जैसे ही वो आराम करने जाती है, तभी उसकी ननद रिया वहां आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंजलि की सहेली उससे मिलने उसके ससुराल आती है। कैसी है तू सपना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू शादी के बाद कितना बदल गई है। अरे बदलेगी ही, सारा दिन खा पी कर बिस्तर पर जो पड़ी रहती है, ऐश है इसकी यहाँ। अच्छा, बड़ी लकी हो तुम तो अंजलि। अच्छा, तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगी? ये सुनकर उसकी सास उससे धीरे से बोलती है, तेरे बाप ने दहेज में अनाज के खेत दिए हैं जो तू इसे खाने पीने को खा रही है। अंजलि बेचारी बहाना बनाते हुए सपना को अपने साथ ले जाती है। कमरे में जाते ही अंजलि की आंखें भर आती हैं। क्या बात है अंजलि, तू ठीक तो है ना? सारा दिन घर के कामकाज करने के बाद आधी रात तक सास के हाथ पांव दबाकर मेरे हाथ पांव सूज गए। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर जुल्म करती है। इतना ही नहीं, कई बार तो वो मुझ पर हाथ भी उठाती है। इतना कुछ हो रहा है तेरे साथ और तू इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? तू कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सपना वहां से चली गई। 2 दिन बाद सास के मायके से कुछ लोग आने वाले थे। अरे ओ कल्लो, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा खाना बना ले। 4-5 तरह की सब्जियां, पूरियां और मीठे में खीर बना लेना। और हाँ, उसके बाद थोड़ा अच्छे से मेकअप कर लेना। रिया बेटी, अपनी गोरी होने की क्रीम इस कल्लो को दे दियो, नहीं तो रिश्तेदार खूब मजाक उड़ाएंगे उसका। अंजलि सारा दिन रसोई में खड़े रहकर कई तरह का खाना बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन पूरियां तलते वक्त उसका हाथ जल जाता है। उफ, कितना दुख रहा है। अंजलि अपनी सास से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे जाने से मना कर देती है। चुपचाप से काम कर ले, अच्छे से जानती हूँ ये सब तेरे बहाने हैं काम से बचने के। उधर इतनी देर में पीछे से रिया जानबूझकर सब्जियों में नमक मिर्च तेज कर देती है और खीर में भी नमक डाल देती है। शाम को रिश्तेदार घर आते हैं तो वो खाना मुंह में डालते ही उसे थूक देते हैं। वो लोग गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अंजलि की सास उसकी खूब पिटाई करती है। अखिलेश कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए जालिम सास और ननद का अत्याचार उस पर बढ़ता ही जा रहा था। उस रोज अंजलि रोते रोते भूखी ही सो गई। अगले दिन उसका शरीर गर्म तवे की तरह हो रहा था। उसे तेज बुखार था और उसके हाथ में गोटियों जैसे छाले आ गए थे। ए कलूटी, माँ ने कहा है बाजार से जाकर ये सब्जियां ले आओ, सुबह सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं मंडी में। दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तेज बुखार भी है, आप ही ले आइए ना।
हाय देखो तो इस कल्लो को, मुझे बोल रही है जाने को। रुक तू, अभी माँ को बताती हूँ, अच्छे से मजा चखाएगी। नहीं नहीं, माँ जी से मत कहो, नहीं जाकर ले आती हूँ। बुखार में तपती अंजलि बाजार चली जाती है जहाँ उसे उसकी सहेली मिलती है। ये क्या हालत हो गई है तेरी अंजलि, तुझे तो तेज बुखार है और ये हाथों पर जले के निशान। तेरे साथ कितना कुछ हो रहा है, तो अपने घर वालों से कुछ कहती क्यों नहीं? नहीं सपना, बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है। तू तो जानती है मेरे काले रंग की वजह से कितने लोग रिश्ते ठुकरा कर चले गए थे। पहले ही माँ बाबा मेरे कारण इतना परेशान रहते थे, अब शादी के बाद भी मुझे परेशान देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। वो बेचारे तो मर ही जाएंगे। पहले मौसी यहाँ रहती थी जिनसे कुछ कह पाती थी, लेकिन अब तो वो भी सब बेचकर गांव चली गई। खैर अब मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेगी। घर जाकर खाना भी तो पकाना है ना। तुझसे मन की बात कह लेती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। सपना जानती थी कि अंजलि ये सब अपने दबे हुए रंग के कारण झेल रही है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार उसकी ये शादी टूट गई तो फिर कोई उससे दोबारा शादी नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी सहेली की मदद करने की ठानी। उसने जाकर सारी बात पुलिस में बताई। वो पुलिस को लेकर उनके घर गई और घरेलू हिंसा का केस होने के मामले में पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आ गई। अपनी बहू को सताने और उस पर जुल्म करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। जब जेल में डंडे पड़ पड़कर इनकी हालत खराब होगी ना, तब अच्छे से पता चलेगा इन्हें। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो मुझे माँ की तरह और ननद जी बहन की तरह प्यार करती हैं। अच्छा, तो ये चोट के निशान तुम्हारे शरीर पर कैसे आए? अब वो तो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, इसलिए चोट लग गई। सर यहाँ सब ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। पुलिस वहां से चली जाती है। तुमने झूठ क्यों कहा अंजलि? इन्हें अच्छे से सबक सिखाने देती। नहीं सपना, ये अखिलेश जी का परिवार है। वो मेरे भरोसे अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को छोड़ कर गए हैं। अब ये दोनों उनका ही नहीं मेरा भी परिवार है, इसलिए इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये सुनकर अंजलि की सास और ननद को अपनी गलती का एहसास होता है और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंजलि से अपने किए की माफी मांगती है। अब उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की सूरत नहीं, बल्कि उसकी सूरत से वो असल में खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद कभी भी वो उस पर जुल्म नहीं करती और उसके साथ बड़े ही अच्छे से रहती। जानकी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और 1 लड़की कविता थी। बिन बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों नैन्सी और सुप्रिया से प्यार हो गया। जानकी को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गई। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो, हैं? और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी, हैं? आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर जानकी ने अपने पैसों से कविता के लिए गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और जानकी की दोनों बहुएं ब्याह कर घर आ गईं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी जानकी की दोनों बहुएं वहां आ गईं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसुर फुसुर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर ले, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। चल कविता, रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास ननद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की ही बात लो, माँ जी ने अपनी सोने की बालियां कविता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो ये घर भी उनके नाम ना कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। कैसे पेपर्स और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हमें बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो।
अपनी बेटी की बात मानकर जानकी ने वैसा ही किया, लेकिन अब तो जैसे नैन्सी और सुप्रिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए होते हैं और कविता की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई होती हैं। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती तब तक जानकी दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से कविता को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था कि उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी ये माँ की यादें बसती हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयतनामे पर अपना ही नाम लिखा था, कविता का नहीं। कविता मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। कविता हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। ओफो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ उठो अब, और रसोई में बर्तन पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना, लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब कविता सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारी कविता ने अकेले कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने नैन्सी से पूछा, ये लड़की कौन है नैन्सी? ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई, लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला। इसलिए वो फुटपाथ पर रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर भीख मांगने वाली एक गरीब ननद इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। न जाने किसके श्राप का फल है जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर कविता सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये सब हमारे कर्मों का फल है कविता। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। हाँ नैन्सी, अब तुम हमें माफ कर दो। आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी। Thanks for watching.